रीबर्थ ऑफ पावरफुल मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 8। जैसे उसने पिछले सीईओ को इस बारे में कंप्लेंट नहीं किया था, वो क्या करेगा उसकी बात सभी को सही लग रही थी। वही नित्य अपने होठों पे डेविल स्माइल लिए मीटिंग रूम की फोटोज देख रही थी। नित्य अभी वीडियो देख ही रही थी कि तभी उसको वीर का कॉल आया, जिसे सुन वो अपनी जगह पर जम गई। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई और बाहर चली गई। अब आगे नित्य इस वक्त बहुत ज्यादा जल्दी में थी, इसलिए वो कंपनी से सीधा अपनी पार्किंग में आई और वह से एक तेज स्पीड के साथ कार लेकर निकल गई। नित्य की कार की स्पीड इतनी तेजी से सिग्नल को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी कि वह पे मौजूद ट्रैफिक पुलिस भी उसकी कार का नंबर नहीं दे पा रहे। लगभग आधे घंटे की रफ ड्राइविंग के बाद नित्य की कार सिटी हॉस्पिटल के बाहर आके रुकी। नित्य जल्दी से कार से बाहर आई। उसका दिल जोरों से धक कर रहा था, उसकी आंखों में बेचैनी साफ देखी जा सकती था। वो अभी पार्किंग से बाहर आई ही थी कि वहां पे वीर की भी कार आके रुकी। वीर हड़बड़ाते कार से बाहर निकला, उसके चेहरे पे परेशानी आग देखी जा सकती थी। वो नित्य की तरफ देखते हुए बोला, बॉस मुझे राज भाई का कॉल आया था, उन्होंने बताया है कि सत्यम बॉस अभी कुछ पहले कुछ लोग लेकर आए हैं, उनके शरीर पे बहुत ज्यादा चोट आई है। उसकी बात सुन नित्य जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ गई। वीर ने रिसेप्शन पे सवाल किया, अभी अभी किसी पेशेंट को लेकर आया गया, क्या हमें बात सकती, उनका रूम नंबर क्या है? वीर के सवाल को सुन रिसेप्शनिस्ट पोलाइटली वे में जवाब देते हुए बोली, सर उन्हें इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए हैं। उसकी बात सुन वीर अपना सर हिला देता है। इधर नित्य जल्दी से लिफ्ट में चली गई। उसको पता करने की जरूरत नहीं थी कि ये वार्ड किधर है। नित्य ने सीधा 4th फ्लोर का बटन प्रेस किया। कुछ ही समय में नित्य 4th फ्लोर पे थी। उसने अपने आसपास के लोगों पे ध्यान नहीं दिया और सीधा इमरजेंसी रूम चली गई। नित्य की स्पीड बहुत तेज थी, इसलिए वो पे कोई कुछ रिएक्ट करता उसे पहले ही नित्य अंदर चली गई थी। वो पे खड़े लोग को अब नित्य के लिए थोड़ा डर लग रहा था। वही अंदर डॉक्टर्स बेड पर लेते पेशेंट का इलाज करने में लगे थे। जब उन्होंने ऐसे ही किसी को अंदर आते देखा तो उनके बीच खड़ा इंसान गुस्से से बोला, कौन है नर्स? वो आगे कुछ बोलता उसे पहले उसकी नज़र सामने खड़ी इंसान के जाता है तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन फिर जल्दी ही अपने चेहरे के भाव को छुपा लेता है। वही राज भी थोड़ा गुस्से में आ चुका था, लेकिन जब उसने उस तरफ देख तो वो जल्दी से उसके पास जाते हुए बोला, बॉस सत्यम बॉस को बहुत मारा गया है, इन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इनके हाथ लेफ्ट साइड के हाथ की हड्डी टूट गई है। सत्यम के हमेशा के साफ कपड़े खून से लटपट था, उसके चेहरा खून से भरा हुआ था, जिसे पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था उसके लिए। कभी इमोशन शो ना करने वाली नित्य की आंखों में आज आंसू थे, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने अपने इमोशन को काबू किया और फिर वो जल्दी से साइड में बने चेंजिंग रूम में चली गई और बाकी डॉक्टर्स की तरफ रेडी होकर बाहर आई और सीधा सत्यम के पास खड़ी हो गई। सत्यम के माथे पे चोट के निशान थे, उसके होठों मुरझा के नीले पड़ रहे थे। नित्य ने सबसे पहले सत्यम की कलाई पकड़ी और उसको अच्छे चेक किया। वही राज उसको असिस्ट कर रहे था। नित्य बहुत ही फोकस के साथ सत्यम का इलाज करने लगी। वही सभी डॉक्टर्स अपने सामने इस छोटी लड़की को ये सब करते हुए हैरानी से देख रहे थे। वही एक डॉक्टर खड़े होकर नित्य को देख ही रहा, जो कि सत्यम के एक एक दर्द अपने सीने में उतर रही थी। उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल हो चुकी थी, कुछ आंसू को रोकने से तो कुछ गुस्से से। उसने सोच लिया था जिसका भी ये काम होगा वो उस इंसान को जीते जी नर्क के दर्शन करवा देगी। लगभग 2 घंटे की सर्जरी के बाद नित्य अपने कपड़े चेंज करने गई। किसी को समझ नहीं आ रहा कि इस लड़की ने ये सब इतनी जल्दी कैसे कर लिए। तभी एक डॉक्टर राज को तरफ आते हुए बोला, राज सर क्या आप हमें बात सकते हैं, ये लड़की कौन थी, क्या वो मेडिकल फील्ड से है, क्या उसने मेडिकल की पढ़ाई की है? उन सब की बात सुन राज बोला, नहीं वो मेडिकल से नहीं, वो इस पेशेंट की छोटी बहन है। तभी दूसरा डॉक्टर सवाल किया, बोला, अगर वो मेडिकल फील्ड से भी तो फिर तुमने उसे इस लड़का का इलाज कैसे करने दिया? क्या तुझे डर नहीं है कि हम तुम्हारी कंप्लेंट कर सकते हैं? उस डॉक्टर की बात सुन राज ने अपनी आईब्रो ऊपर की ओर करते हुए बड़े ही तंज भरे भाव में बोला, लगता है डॉक्टर श्रीवास्तव भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ। पहली बात, मुझे सिटी हॉस्पिटल में खुद बुलाया गया है। दूसरी बात, सिटी हॉस्पिटल मुझे कभी भी इस हॉस्पिटल से नहीं निकल सकते, वरन कोई भी डॉक्टर नी से कांटेक्ट नहीं कर सकता था। उसकी बातें सुनाने वाले डॉक्टर ने उसको घूर के देख, लेकिन कुछ कहा नहीं। ये बात सच थी, अगर डॉक्टर नी से कांटेक्ट करना था तो उन्हें राज से मदद लेनी पड़ती थी, क्योंकि राज डॉक्टर नी का असिस्टेंट है। उसके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी डॉक्टर नी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो अभी सोच ही रहे कि तभी नित्य चेंजिंग रूम से बाहर आई। वहीं उसके बगल में वाले रूम से भी एक लड़का बाहर आया। जब नित्य की नज़र उस पे गई वो हैरान हो गई, लेकिन जल्दी ही उसने अपने एक्सप्रेशन को छुपा ली और फिर सत्यम को बढ़ गई। उसने उसके सर पे हाथ फेरा और वह से बाहर आते हुए बोली,
राज, सत्यम भाई को जनरल वार्ड में शिफ्ट करो। उसके बाद वो वहां से निकल जाती है। उसके पीछे वीर भी बाहर चल जाता है। वही वो लड़का अभी नित्य को रोकता, उसे पहले ही नित्य जा चुकी थी। उस लड़के ने अपने फोन पर किसी को मैसेज किया। थोड़ी देर बाद जो रिप्लाई आया था उसको पढ़ने के बाद उसका चेहरा काला पड़ गया। उसकी पकड़ उसके फोन पे काश चुके थे। तभी एक लड़की उसके पास आते हुए बोली, बॉस क्या हमें अब चलना चाहिए? उसकी बात सुन एक लड़का कुछ नहीं बोलता है और वह से निकल जाता है। उसके पीछे पीछे वो लड़की भी मुंह बनाते हुए चली जाती है। इधर नित्य की कार कुछ ही टाइम में एक विला के सामने आके रुकी। नित्य अपने एक हाथ में गन लिए बड़े ही रोब और तेज कदम से चलते हुए एक अंधेरे कमरे के सामने आके रुकी। इस वक्त वहां से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। एक गार्ड ने नित्य को देख जल्दी से दूर को ओपन कर दिया। उसके दूर ओपन होते ही उसने अंदर का नजारा देख, जहां पे एक लड़का बड़े ही मजे ही अपने सामने लगभग 10 लोगों को एक साथ टॉर्चर कर रहा था। जब उसने नित्य को देखा तो खुश होते उसके पास आया और बोला, बॉस बॉस आज मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे एक साथ इतने सारे लोगों को टॉर्चर करने को मिला है। ये बात वो लड़का बड़े ही खुशी के साथ बोला था। उसके चेहरे पे उन लोगों टॉर्चर करने की खुशी साफ देखी जा सकती है। उसकी आंखों में चमक था। नित्य उसके सर पे हाथ रखते हुए बोला, रॉकी एंजॉय करो, लेकिन ये मारने नहीं चाहिए। तुम्हें जितना मन करे उतनी टॉर्चर करो। उसकी बात सुन रॉकी खुश हो जाता है। वही वो आदमी डर से नित्य की तरफ देख रहे। तभी एक आदमी थोड़ा डरते हुए बोला, कौन हो तुम? ओ, और हाँ हमारे ये क्यों कर रही हो? एक आदमी कहराते हुए। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से ये बात कही थी। अचानक ही उसके गाल पे एक थप्पड़ आके लगा। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि रॉकी ने ही मारा था। वो उस आदमी के बाल को पकड़ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉस से बात करने की? इसी के साथ उसने एक बार फिर से वहां पे रखे एक स्विच को इन कर दिया, जिससे जितने लोग के पैर में बेड़ी बंधी हुई थी उन सभी को करंट लगने लगा, जिसे रॉकी ने स्विच से कनेक्ट किया था। रॉकी उन्हें ऐसे ही लगभग पिछले 2.5 घंटे से ऐसे ही टॉर्चर कर रहे हैं, कभी चाबुक से मरण तो कभी बिजली के झटके देने। वो अभी नित्य के सामने उन लोगों को टॉर्चर कर रहा था। वही नित्य अपने किंग साइज चेयर पे किसी क्वीन की तरह बैठी हुई थी, उसके हाथ में गन में जो कि चेट से हैंडल से ऊपर रखे घुमा रही थी। वो अभी भी अपनी लाल आंखों से सामने बैठे लोगों को टॉर्चर होते हुए देख रही, जिसे उसको बहुत ही सुकून महसूस हो रहा। तभी वीर नित्य के पास एक लैपटॉप लेकर आया और उसके सामने वाले कॉफी टेबल पे रख देता है। नित्य जैसे जैसे इस लैपटॉप में देख रही थी वैसे वैसे उसकी आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी। नित्य अपने कोल्ड वॉइस में रॉकी को ऑर्डर देते हुए बोली, रॉकी अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे इन लोगों से कुछ बात करनी है। उसकी बात सुन रॉकी बोला, नहीं बॉस, मैं भी देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से ये सब। आपको तो पता है ना कि मुझे किसी को रोते चिल्लाते देख कितना अच्छा लगता है। नित्य उसकी बात को इग्नोर करते हुए फिर से पहले से भी कोल्ड वॉइस में बोली, रॉकी जाओ। इस बार रॉकी वहां से बड़बड़ाते हुए चल गया। इधर नित्य अब उन लोग की तरफ मुड़ी और अपनी गर्दन पे हाथ रखते हुए बोली, किसने कहा था? उसकी बात सुन वो आदमी बोला, हमें नहीं पता, बस इतना पता है वो कोई लड़की थी, उसके अलावा हम नहीं जानते हैं। हम उस लड़के का साइन एक ब्लैंक पेपर पे लेकर उसको जान से मारने की सुपारी मिली थी। उसकी बात सुन नित्य के आसपास का और बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया था। वही वीर हैरानी से बोला, बॉस सत्यम बॉस की किसी से कोई दुश्मनी नहीं तो फिर उनका कौन सा दुश्मन इस दुनिया में आ चुका है? तभी वीर की नज़र नित्य पे गई, जिसके होठों पे के डेविल स्माइल थी। ये स्माइल वीर के रोंगटे खड़े हो गया। नित्य ने अपने हाथ में पकड़ी गन से उन सभी के ऊपर शूट कर दिया और गन को वीर के हाथों में देते हुए बोली, वीर इसमें इसको क्लीन करवा दो। दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस के बाहर एक कार का आके रुकी, जिसमें वही लड़का बाहर आया जो नित्य से हॉस्पिटल में मिला था। उसके पीछे पीछे वही लड़की की। जब उसने सिंघानिया पैलेस को देखा तो वो हैरान हो गई। एक का एक उसके मुंह से निकला, क्या मैं स्वर्ग में आ गई हूँ? ये कितना सुंदर है। वही उसकी बात सुन उस लड़के ने एक नज़र उस लड़की को देख अंदर की तरफ चला गया। इस वक्त सभी फैमिली मेंबर्स सोफे पे बैठे नाते कर रहे थे। तभी स्नेहा की नज़र दूर से अंदर आ रहे शख्स पे चली, जिसे देख उसकी आंखें चमक उठी। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और जाके के सीधा उस इंसान के गले लग गई और वैसे ही गले लगे हुए ही बोली, भाई आपको इंडिया आने से पहले बताना चाहिए था ना, मैं आपको पिक करने के लिए एयरपोर्ट पे आ जाती। तभी राधिका जी की आवाज आई जो बोल रही थी, आ गई आखिरकार नवाबजादे को हमारी याद, वरना पता नहीं पिछले 3 साल से ये स्पेनिश में कर क्या रहा था जो इसे एक बार भी हमसे मिलने का मन नहीं करता था। अपनी माँ की शिकायत सुन वो लड़का जल्दी से उनके गले लगते हुए बोला,
ओह माँ, आपको तो पता है ना, आपका बेटा एक डॉक्टर है, उसके साथ में वह पे अपना खुद का बिजनेस भी संभालता हूँ ना, इसलिए बिजी रहता हूँ। और वैसे भी मुझे भी तो अच्छा नहीं लगता ना अपनी प्यारी सी माँ को यहाँ छोड़ के जान। उसकी बात सुन राधिका जी बोली, आर्यन तुम्हारी आज भी ये बटर लगाने का आदत नहीं गई न। उसकी बात सुन आर्यन बोला, अगर मेरी माँ इतनी प्यारी और भोली हो तो भला मैं उनको बटर क्यों ना लागू। उसकी इस बात पे सब मुस्कुरा देते हैं। तभी स्नेहा बोली, आर्यन भाई मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया और आप तो आते ही मुझे इग्नोर कर दिया। इसी के साथ उसने अपने चेहरे पे मासूमियत बिखर ली। उसकी बात सुन आर्यन मुस्कुरा के बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं भला तुम्हें इग्नोर क्यों करूंगा, तुम तो मेरी प्यारी बहन, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। वही पीछे आवाज आई, और मुझे। आर्यन ने पीछे देख, उसके चेहरे पे चमक थी, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो उसकी आंखों की कम हो गई, लेकिन उसने अपने चेहरे से नहीं दिखाया और बोला, हाँ मैंने तुम दोनों को भी मिस किया। इसके सामने इस वक्त रिद्धि सिद्धि थी। रवि जी और रीता जी नित्य के जाने के बाद ही वहां से चले गए थे, इसलिए इस वक्त वह पे सिर्फ रिद्धि और सिद्धि थे। वही जब स्नेहा ने देख कि आर्यन ने अब तक नित्य के बारे में कोई बात नहीं की तो वो खुश हो गई। उसे लग रहा था जैसे उसके पास अभी भी टाइम है, वो इस चीज का फायदा उठा के आर्यन के दिल में अपने जगह पक्की करके उसकी नज़र में नित्य को गिरा सकती है। आर्यन सिंघानिया नित्य का दूसरा बड़ा भाई। आर्यन बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी वाला इंसान है। इनकी उम्र 26 साल है। इनकी आंखें भी नित्य की तरफ नीली है, तीखी नाक, पिंक लिप्स, परफेक्ट जेवलिन 5'9" हाइट, मस्कुलर बॉडी, हर लड़की के दिल का क्रश है। ये वैसे तो एक डॉक्टर है, लेकिन ये खुद भी एक बिजनेस करते हैं। जब से इन्होंने ने नित्य के बारे में सुन था, ये तब से उसे मिलना चाहता था। आज वो इंडिया इसलिए ही आया ताकि अपनी प्यारी बहन से मिल सके, लेकिन जब इन्होंने हॉस्पिटल में अपनी बहन को देखा तो ये बहुत खुश हुए थे, लेकिन नित्य जिन्हें पहचान नहीं पाई। जिसके बाद इन्होंने आशीष के बनाए ग्रुप पे मैसेज कर इस बारे में कि नित्य उन्हें पहचान नहीं रही, तो आशीष ने उसे बताया, क्योंकि घर में किसी ने उसके बारे में नित्य को बताया नहीं। इनफैक्ट उसने बस तुम्हारे नाम के अलावा तुम्हें चेहरे से भी नहीं जानती है। आशीष के इस मैसेज को पढ़ उसको बहुत गुस्सा आ रहा। अब तो उसे सत्यम से भी जलन हो रही थी। उसने देखा था नित्य कैसे सत्यम के लिए अपनी केयर दिखा रही थी। स्नेहा ये सब सोचकर खुश हो रही थी। उसने सोचा भले ही वो बड़े भाई को नित्य के खिलाफ नहीं कर सकती है तो क्या हुआ, लेकिन आर्यन को तो कर सकती हूँ ना। आखिर जो भी हो वो उसके साथ बचपन से थी, उनके साथ खेली कूदी थी, तो इसलिए उसके लिए आर्यन बहुत ही इजी टारगेट है। हालांकि वो सिर्फ इसका सपन देख सकती थी जो कि कभी सच नहीं होने वाले थे। स्नेहा अभी अपने सोच में घूम थी, या फिर ये कह कि वो प्लान बना रही थी कैसे भी करके आर्यन को नित्य के खिलाफ करना है। तभी वो इस घर की एक लौटी प्रिंसेस का टैग ले सकती है। वो अपने होश में जब उसे राधिका जी की आवाज आई जो आर्यन से बोल रही थी, बेटा क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? क्या तुम इसे हमसे मिलने के लिए लेकर आए हो? ये बहुत खूबसूरत है, मुझे ये लड़की अपनी बहू के रूप में पसंद है। उनकी बात सुन आर्यन जल्दी से अपनी माँ को चुप करवाते हुए बोला, नहीं नहीं माँ, वो बस मेरी असिस्टेंट है, इसे ज्यादा कुछ नहीं। उसकी बात सुन राधिका जी मुंह बनाते हुए बोली, ऋषभ जी देखिए, हमारे बेटे सच में बहुत नालायक हैं। इस उम्र इन्हें गर्लफ्रेंड बना चाहिए तो ये लोग असिस्टेंट बना रहे हैं। पता नहीं ये लोग आपके जैसे क्यों नहीं हैं। उनकी बात सुन ऋषभ जी को खुद पे प्राउड हो रहा था। उन्होंने ने अपने कॉलर को ऊपर कर घमंड से जवाब दिए, माय लव, हर कोई अपने बाप जैसा नहीं बन सकता है, फिर चाहे वो मेरे बेटे ही कहीं न हो। उनकी बात सुन आर्यन चिढ़ गया। वो अपनी माँ की तरफ देख बोला, अगर मैं गर्लफ्रेंड बन लूंगा तो आप बोलोगी कि मैं उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ और पूरा दिन जोर का गुलाम बन के घूमता करता हूँ, इसलिए मैं अभी इसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। वैसे भाई मुझसे बड़े, आपको पहले उनसे बात करनी चाहिए, मेरी उम्र ही क्या है अभी। उनकी बात सुन राधिका जी तपाक से बोली, तुम पूरे 27 को हो, रक्षित से पूरे 1 साल छोटे हो तुम। उनकी बात सुन आर्यन उन्हें घूरते हुए बोला, हाँ तो आपको पहले भाई को शादी के लिए प्रेशर देना चाहिए, ना कि मुझे, मैं उनसे छोटा हूँ। उसकी बात जहाँ राधिका जी का मुंह बन ली और थोड़ा गुस्से से बोली, वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो हर साल हमसे मिलने आता है, एटलीस्ट वो हमारे साथ 1-2 हफ्ते रुकता है, हमारे साथ टाइम स्पेंड करता है, इसलिए हम उसे कुछ नहीं बोलेंगे। उनकी बात सुन आर्यन ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। ने क्या उसकी माँ कहना चाहती है कि वो लोग घर कम आते हैं जो ये उसको शादी के लिए फोर्स कर रही हैं? ऐसे ही प्यारी सी नोक झोंक के साथ सब लोग लिविंग रूम आते हैं। वही सब लोग बड़े ही मजे ही राधिका जी को देख रहे थे, जिन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे आज वो आर्यन को शादी के लिए मना के ही रहेगी। वही सब लोग आर्यन और राधिका जी की बात का मजे से शो देख रहे हैं। ये उनका अच्छा खास एंटरटेनमेंट हो रहा था। राधिका जी कुछ सोचकर बोली, कहीं तुम्हें लड़कों में तक इंटरेस्ट तो है ना? अगर है तो मुझे ये भी बात दो, मैं बहुत मॉडर्न हूँ।
उनकी बात सुन आर्यन के साथ साथ सभी लोग हैरानी से राधिका जी को देख रही, जो कि अपनी चमकती आंखों से आर्यन को देख रही थे। वही आर्यन ने अपना माथा पीट लिया। भले बाहर के लोगों के लिए कोल्ड हार्टेड इंसान था, लेकिन अपने परिवार के उसका एक नया ही रूप देखने को मिलता था। वही उसकी असिस्टेंट उसको देख हैरान थी, लेकिन कहीं न कहीं खुश भी थी। अब राधिका जी की बात सुन वो जोर जोर से हंसने लगी। उसके पीछे पीछे सभी घर वाले भी हंसने लगे। आर्यन अपनी असिस्टेंट को घूर के देखने लगा। वो अपने मन में ही बोला, बहुत हंसी आ रही न तुम्हें, तो मैं बाद में बताता हूँ। फिर वो अपने परिवार की तरफ देखने लगा, जो कि अभी भी हंस रहे थे, लेकिन उनके बीच उसे वो इंसान नहीं दिखा रहा था जिसे वो बहुत प्यार करता था। राधिका जी, जो कि कब से आर्यन को छेड़ रही थी, जब उन्होंने देख कि उसके बेटे की असिस्टेंट अभी भी खड़ी है, तो वो उसके पास आते हुए बोली, बेटा तुम खड़ी क्यों हो, बैठो मेरे साथ, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। उनके सवाल को सुन वो लड़की बोली, मेरा नाम आर्यांशी ठाकुर है और मैं सर की असिस्टेंट हूँ, अभी कुछ हफ्ते पहले ही ज्वाइंट हुई हूँ। उसकी बात सुन राधिका जी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत ही प्यार नाम है तुम्हारा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उनकी बात सुन आर्यांशी उन्हें देखने लगी थी। उसकी आंखें हल्की नाम हो चुकी थी। बचपन से किसने भी उसे प्यार से बात नहीं किया था। उसकी माँ, जो कि उसको जन्म देते ही दुनिया से चली गई थी, जिस कारण उसके डैड ने उसको एक मनहूस का टैग देकर खुद से दूर कर दिया। लेकिन फिर उसे संभालने के लिए उन्होंने ने दूसरी शादी कर ली। हालांकि उन्होंने ने कभी भी अपनी दूसरी पत्नी से प्यार नहीं किया था, क्योंकि वो अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करते थे। इसलिए उसने एक विधवा से शादी की, जिसको भी एक बेटी थी। वही उसकी सौतेली माँ, जो कि अपनी एक बेटी साथ उनके घर आई थी, वो हमेशा उसको बहुत टॉर्चर करती थी और मारती थी। वही उसके डैड ने खुद को अपने बिजनेस में शामिल कर लिया कि वो कभी कभी ही घर आते थे। वो रात देर से घर आते और सुबह जल्दी चले जाते थे, जिस कारण वो अपनी सौतेली माँ का बिहेवियर उन्हें कभी बात नहीं पाती थी। फिर एक दिन उन्होंने ने आर्यांशी को मार्केट भेज दिया और वहीं से कुछ लोग ने उसको किडनैप कर लिए। उस वक्त उसने उन गुंडों की बात सुन, जिससे उसको पता चला कि उसकी सौतेली माँ ने उसे बेच दिया। जिसने उसे खरीदा था, वो लोग आर्यांशी को लेकर यूरोप चले गए थे। एयरपोर्ट पे पहुंचते हुए आर्यांशी मौका देख वहां भाग गई। उसके बाद आर्यन की गाड़ी से टकराना, उसे हेल्प मांगता आर्यन का उसको हॉस्पिटल लेकर जाना, ये सभी बातों को सोच आर्यांशी दुखी होगी। उसे नहीं पता था उसके घर से गायब होने लिखा उसके डैड खुश होंगे या फिर उन्होंने ने उसे ढूंढने की कोशिश की होगी। ऐसी बहुत सी बातें अब उसके मन में चल रही थी। वही आर्यन की नज़र उसके चेहरे पे, जहाँ पे अब थोड़ी मायूसी झलक रही थी। हालांकि वो कुछ कर नहीं सकता था। आर्यांशी ठाकुर एक बहुत ही सुलझी और समझदार इंसान थी। उसकी उम्र 24 साल, गोरा रंग, काली आंखें, गुलाबी होठ, लंबे बाल, 5'5" की हाइट। आर्यांशी भी बहुत खूबसूरत थी। जब उस दिन वो हॉस्पिटल में अपनी आंखों के सामने आर्यन को देखा, जिसने उसे उन गुंडों से बचाया था, और उसके बाद उसने उसके एक पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे हायर कर लिया। हालांकि उसके बाद उसको ठीक से आराम करने का मौका भी नहीं मिला था, लेकिन कहीं न कहीं ये उसके लिए ही अच्छा था। आखिर जो भी हो, वो उसके काम के चक्कर में अपने पस्त को ज़्यादा याद नहीं करती थी। ये याद आते ही कि कैसे उसका बॉस उसको रोज बहुत काम देता है, जिसे करते करते उसको नींद में चलने की बीमारी होगी। वो सोती थी अपने टेबल पे और उठती थी बेड पे है। ये याद आते ही वो बोली, जालिम बॉस। जैसे उसने ये कहा, उसको अपने ऊपर किसी की खतरनाक नज़र महसूस हुई। उसने आने देखा, जहाँ पे आर्यन उसको ही घूर के देख रहा था। क्या इसने सुन लिया जो मैं बोल रही? ऐसे ही कुछ देर की नोकझोंक के बाद आर्यन और आर्यांशी को राधिका जी फ्रेश होने के लिए भेज देती हैं। दूसरी तरफ नित्य इस वक्त एक होटल के मीटिंग रूम में आने सामने कुछ लोग के साथ बैठी हुई उनसे कुछ डिस्कस कर रही थी। उसने उन्हें कुछ ऐसा बताया जिसे सुन सब लोग हैरान हो गए। उसके बाद उनके चेहरे पे गुस्सा दिखने लगा। तभी उनमें से एक आदमी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, बेटा तुम जैसा चाहती हो वैसे ही होगा, वैसे भी हमें तुम पर पूरा भरोसा, इसलिए हम सब तुम्हारे साथ हैं। उनकी बात सुन नित्य मुस्कुरा देती है, जो कि उनके सामने खड़े लोग की नज़र में प्यारी थी, लेकिन सिर्फ उसके साथ खड़े वीर को इसकी स्माइल का मतलब समझ आ रहा था। नित्य होटल के मीठे रूम से बाहर आई, उसके पीछे पे वीर भी आया। वो लोग अभी आगे जा रहे थे कि तभी पीछे से किसी ने नित्य को आवाज लगाई, जिसे सुन नित्य की आंखें गोल्डन से बढ़ गई। उसकी आंखों में किसी को जान से मार देने की इच्छा साफ दिखाई देने लगी, लेकिन नित्य ने उस आवाज को इग्नोर कर आगे जाने लगी। वही उसके पीछे खड़ी शिवानी के हाथों की मुट्ठी कस गई। वो जल्दी से आगे बढ़ नित्य का हाथ पकड़ लेती हज और अपने नेल्स को उसके हाथ में चुभने लगी। नित्य ने झटके से अपने हाथ पीछे लिया और उसके गाल पे एक थप्पड़ जड़ दिया था, जिसे शिवानी खुद को संभाल नहीं पाई और वो सीधा जमीन पे मन के बल गिर गई। उसने उम्मीद नहीं की थी नित्य उसको ऐसा सबके सामने मारेगी। वहीं उसके पीछे खड़े उसके दोस्त अपने सने ये देख हैरान था, लेकिन तभी एक लड़का जल्दी से होश में आते हुए बोला,
बेबी क्या तुम ठीक हो? उसके मुंह से शिवानी के बेबी सुन नित्य के होठ के कोने मूड गए थे। वही शिवानी अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, दीदी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, मैं तो बस आपसे मिलने आई थी ना। उसकी बात सुन नित्य ने अपने हाथ को देखते हुए बोली, वो क्या है ना, मुझे कचरे से एलर्जी है ना, इसलिए मैंने बिना तुम्हें देख ही मार दिया। उसकी बात सुन शिवन का चेहरा कला पड़ गया। क्या नित्य ने अभी उसको इनडायरेक्टली कचरा बोला था? तभी वो लड़का आगे आते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड से ऐसे बात करने की, अभी के अभी उससे माफी मांगो। उसकी बात सुन नित्य ने अपनी आंखों रोल किया और बोली, मेरे स्टैंडर्ड अभी इतने नीचे गिरे हैं कि मैं एक कचरे से माफी मांगू। उसकी बात सुन सब लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। वही शिवानी को गुस्सा आ गया। वो थोड़ी हेल्पलेस होने का नाटक करते हुए बोली, नित्य दी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? माना कि आप बेदी परिवार में बड़ी हुई हैं, आपको हमेशा से बेदी परी में प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया गया था, लेकिन मैं उस घर की बायोलॉजी बेटी हूँ। मुझे पता है आप मेरा वहाँ रहना पसंद नहीं है। इसी के साथ वो रोने लगी। वहीं आसपास खड़े लोग उसको ही देख रहे थे, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा दयनीय लग रही थी। वो लड़का जल्दी से शिवानी के पास आया और उसको अपने गले लगते हुए बोला, बेबी ये तुम्हें गलती नहीं थी जो तुम उस हॉस्पिटल में बदल गई थी, हो ना हो इसमें भी इस लड़की के पर्व का हाथ होगा। आखिर जो भी होंगे तो ये गरीब परिवार से ही ना। देखो इसको देख ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है जैसे ये किसी गरीब घर से बेलों करती है, हो ना हो इसने जरूर कोई शुगर डैडी होगा जो इसके ऊपर इतना पैसा उड़ाता है। ये बोलते हुए उसकी में नित्य के लिए घिन साफ देखी जा सकती थी। वो अभी बोल ही रहा था कि वहां पे किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। ये आवाज उसी लड़के की थी जिसने अभी नित्य के कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी, जिसे नित्य ने शिवानी से अलग कर एक जोरदार किक मारा था। फिर वो शिवानी की तरफ देख बोली, खुद का मंगेतर होने के बाद भी अलग अलग लड़कों बॉयफ्रेंड बन रही हो शिवानी, क्या बात है? लगता है बेदी परिवार और तुम्हें मंगेतर के पास पैसे खत्म हो गए हैं, क्यों है ना? वही उसकी बातें सुन जहां शिवानी उस लड़के की बात से खुश थी, अब वही उसके चेहरे पे डार्क एक्सप्रेस आ गए। विनीत को मरने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो अभी उसको छू भी पाती उसे पहले ही नित्य उसके हाथ को पकड़ मोड़ दिया, जिससे एक क्रैक की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। सब लोग बेयकीनी से नित्य कह रहे थे जैसे शिवन के हाथ तोड़ दिए वो बिना किसी एफर्ट के। नित्य जिसे पहले ही शिवानी का हाथ उसके भाई की हालत में था, पता चल चुका उसका इस तरह उसके सम आना, उसको उकसाने की कोशिश करना उसके गुस्से में बार बार पेट्रोल काम कर गया, जिस कारण नित्य अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई। वही ये बात अब तक होटल के मैनेजर पास पहुंच गई थी, इसलिए वो जल्दी से अपना काम छोड़ उस तरफ आ गया जहां ये सब हो रहा था। उसने देखा कि आसपास बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सब लोग सामन की तरफ देख रहे हैं जहां पे इस वक्त नित्य गुस्से से शिवानी को थप्पड़ मारे जा रही थी। उसके अंदर का 12 घंटे का गुस्सा अब बाहर आ रहा था। वीर तो बड़े मजे से ये सब देख रहा था। गुस्सा तो उसको भी आया था, लेकिन अपनी बॉस के एक्शन को देख उसने अपने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और किसी को भेज दिया। वही शिवानी ने जब होटल के मैनेजर को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से खुद को संभालते हुए रोते हुए बोली, मैनेजर अभी के अभी पुलिस को कॉल करो, देखो इस लड़की ने मेरे हाथ तोड़ दिया है, अब वो मेरे बॉयफ्रेंड को भी मार रही है। उसकी बात सुन मैनेजर ने उसको शांत करवाते हुए बोला, मैडम आप शांत हो जाए, हम आ गए हैं ना। अपनी बात कहकर वो नित्य की तरफ जाने लग। वही शिवानी जिसका हाथ में दर्द हो रहा था, लेकिन ये सोचकर कि अब नित्य की इंसल्ट होगी, उसको इस होटल से धक्का मार के बाहर फेंक दिया जाएगा। उसने एक तरफ देखा जहां पे उसकी एक फ्रेंड इस पूरे वीडियो को शूट करती था। एक शांति और प्यारी और बहुत ही दानिया चेहरा बना खड़ी थी। वहां नित्य अभी जाके उस लड़के से दूर हुई थी। जैसे ही सबने उस लड़के की हालत देखी, उन्होंने ने अपने सामने खड़ी लड़की को देख जो कि बहुत ही दुबली पतली थी, क्योंकि उस लड़के मुंह नाक से खून बह रहा था। उसके आंखें नित्य के गुस्से से सूज चुके थे। वही उसका 2 दांत टूटकर उसके बगल में गिरा था। वो लड़का अविश्वास से अपने सामने खड़ी नित्य को डर और दर्द के भाव से देख रहा था। नित्य ने उस लड़के का अच्छा खासा चेहरे का नक्शा बिगाड़ के रख दिया था। वही वो लड़का अब खुद को कोस रहा था कि क्यों उसने नित्य से ऐसे वर्ड बोले। अब उसको पछतावा होता, आखिर कौन सी लड़की अपने कैरेक्टर पे ऐसी बात सुन चुप रहती। इसलिए वो नित्य की तरफ देख हाथ जोड़ घुटने के बल बैठ गया और बोला, सॉरी मिस, मुझसे माफ कर दो, मैंने आपको जो बोला वो नहीं बोलना चाहिए था। उसको बहुत शर्मा, कभी भी इस तरह किसी के सामने घुटने के बल बैठ माफी नहीं मांगी थी। वो लड़का अभी नित्य माफी मांग ही रहा कि तब तक मैनेजर भी उसके पास आ गया, लेकिन जब उसने नित्य का चेहरा देखा तो वो हैरान हो गया। उसने एक नज़र शिवानी को अब उस मैनेजर के चेहरे पे हल्क गुस्सा झलक रहा था। वो अभी कुछ बोलता उससे पहले ही वहां
पे एक आवाज गूंजी, नित्य ये तुम क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर का हाथ तोड़ने की। उस आवाज को सुन नित्य के होठों पे एक एविल स्माइल आ गई। वो उस लड़के तरफ देख बोली, आइंदा से तुम मुझे मेरे आसपास भी नहीं दिखने चाहिए, अगर तुम मुझे कहीं दिखे तो मैं तुम्हें वही मारूंगी। उसकी बात सुन वो लड़का अपना सर हिला देता है और वह से जाने लगा। तभी उसकी नज़र शिवानी पे जाती और वो उसे देख बोला, आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है न, उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। उसकी बात सुन शिवानी डर जाती है। आखिर एक तरफ उसका मंगेतर था और दूसरी तरफ बॉयफ्रेंड था, लेकिन फिर जल्दी ही अपने इमोशन को छुपा लेती है। वही मोहित, जिसे शिवानी ने ही मैसेज करके बुलाया था और उसको बोली थी कि नित्य ने उसके हाथ तोड़ दिया है, इसलिए वो जल्दी से होटल आ जाए, जिस पर मोहित जल्दी से अपने घर से बाहर निकल गया था। इस वक्त वो नित्य के पीछे खड़ा था और शिवानी से दूर था, जिस वजह उसे उस लड़के और शिवानी को कन्वर्सेशन नहीं सुन पाया था। मोहित नित्य की तरफ जाके उसके हाथ को पकड़ अपनी तरफ घुमा देता है, लेकिन वो उसको उसके चेहरे को अच्छे देख पाता या कुछ कह पाता उससे पहले ही उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच आके लगा, जिसे किसी और नहीं बल्कि वीर ने ही मारा था। वीर कब से साइड में खड़ा तमाशा देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि मोहित ने उसके बॉस का हाथ पकड़ा है तो उसको बहुत गुस्सा आया। वो अपने मन में बोला, आखिर ये कचरा का ढेर मेरी बॉस का हाथ कैसे पकड़ सकता है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इसलिए उसने मोहित पे हाथ उठा दिया। मोहित ने अपना चेहरा ऊपर उठा के देखा तो उसके सामने वीर खड़ा उसको ही गुस्से घूर रहा था, जिसे देख वो पूरी तरह हैरान हो गया। क्या ये इंडिया का नंबर 1 लॉयर वीर सिंह नहीं है? हाँ, ये वही है। वो कितना हैंडसम है। अपने आसपास की बात सुन शिवानी को बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर क्या रिश्ता था वीर और नित्य का, वो अभी सोच ही रही थी कि तभी वो पे कुछ गार्ड्स आ गए। वही मोहित अभी भी हैरानी से अपने सामने खड़े वीर को देख रहा था। वीर बहुत फेमस था, इंडिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो वीर को नहीं जानता होगा, क्योंकि उसके केस की चर्चे हमेशा ही आती रहती हैं। आज तक उसने जितने भी केस लड़े थे वो सभी जीता था। वो कभी भी गलत लोग का साथ नहीं देता था, फिर चाहे उसके लिए कितना भी पैसा क्यों न ऑफर करे। वो दोनों भी अपनी सोच में घूम थे। तभी वीर नित्य का हाथ एक तरफ कर उस पे पानी गिरा, उसके हाथ को टिश्यू पेपर से साफ करने लग। जब उसने देखा कि शायद नित्य के हाथ से मोहित की छुअन शायद मिट चुकी, तो वो मोहित की तरफ देख बोला, मेरी बहन से अपने ये गंदी हाथ दूर रखा, अदरवाइज अभी तो बस हाथ झटका है, कहीं बाद में ऐसा न हो कि मैं तुम्हारे हाथ को तुम्हारे शरीर से अलग कर दूं। और विश्वास मानो, मैं सिर्फ कोई धमकी नहीं दे रहा, चाहे तो आजमा लेना। उसकी बात सुन मोहित और शिवानी के गले से आवाज हो बाहर नहीं है। आखिर वीर के गुस्से भी उसके जैसे थे मूडी। मोहित को धमकी देने के बाद वीर मैनेजर से बोल, निकलो इन्हें यहाँ से बाहर, आज इनकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा हुआ है। उसकी बात उन मैनेजर बोला, ओके सर, जैसा आप कहें। तभी गार्ड्स आगे आते हुए मोहित और शिवानी को पकड़ लेता है। मोहित मैनेजर की तरफ देख बोला, देखिए ये आप सही नहीं कर रहे हैं, मैं इस होटल का वीवीआईपी कस्टमर हूँ, मैं आपके हाई अथॉरिटी से कंप्लेन कर सकता हूँ, जिसके बाद आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। उसकी बात सुन मैनेजर बोला, आज आप लोगों ने जो किया है उसके बाद मैं आप लोगों इस होटल ही ब्लैक लिस्ट कर रहा हूँ। और रही बात इस होटल के ओनर को, तो मैं तुम्हें बता दूँ, अभी तक तुम लोग जिनके साथ यहाँ खड़े होकर बदतमीजी कर रहे वही इस होटल की बॉस है। उसकी बात सुन वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से नित्य की तरफ देख रहे थे। वही शिवन और मोहित को ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो। वो देखना नित्य को देखने लगे। शिवानी की आंखों जलन उतर आया था। वही नित्य अपने हाथ बंधे होठों पे डेविल स्माइल लिए उन्हें ही देख रही थी। नित्य ने मैनेजर को ऑर्डर देने वाले लहजे में बोली, मिस्टर गुप्ता, एक बात याद रखना, ये दोनों मुझे मेरे किसी भी होटल के ब्रांच में दिखने नहीं चाहिए। इस बात को सभी होटल के मैनेजर्स को बता दो, इन्हें सब जगह से ब्लैक लिस्ट करने के लिए बोल दो। ये बोल वो वहां से निकल गई और सीधा लिफ्ट में चली गई। वही सब लोग बस उसको जाते हुए देख रहे थे। तभी शिवानी थोड़ा हैरानी तो थी, लेकिन जब उसे अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ तो वो गुस्से से पागल होने लगी। वो थोड़ा गुस्से से बोली, मैनेजर ये क्या बदतमीज है, तुम्हें पता भी हम कौन है? मैं बेदी परिवार की प्रिंसेस हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। भला वो इस होटल की ओनर कैसे हो सकती है, जबकि वो अभी सिर्फ 18 साल की है। उसकी बात सुन अब मैनेजर को भी गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से बोला, अपनी बकवास बंद करो, वो इस होटल की मालकिन है नी है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉस से इस तरह बात करने की? उसके सामने तुम्हारी औकात धूल बराबर भी नहीं है। बड़ी आए बेदी परिवार की प्रिंसेस, तुम प्रिंसेस हो सकती हो लेकिन मेरी बॉस क्वीन है। उसकी बात सुन वहां मौजूद लोग ये सुन हैरान था कि इतनी छोटी लड़की इस होटल की मालकिन नी है। ब्लू पैराडाइज कोई छोटा मोटा होटल नहीं था, ये ना सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े होटल में
आता था। इसकी रेपुटेशन, इसका सर्विस बहुत अच्छा था, लेकिन इसके साथ उन्होंने से ये भी सुना इस होटल की ओनर बहुत ही क्रूर इंसान है जिसे लोग नी के नाम जानते हैं, क्योंकि एक बार कुछ लोग इस होटल के स्टाफ को बुली कर रहे थे, साथ ही होटल में हंगामा भी मचा रहे थे। उस दिन इस होटल की ओनर होटल में ही किसी काम से आई और जब ये बात होटल के ओनर को पता चली तो उन्होंने उन लोगों के ऊपर लीगल एक्शन लिया था, जिसके बाद वो लोग 3 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। ऊपर से उन्हें बेल भी नहीं मिल रही थी। ये बात बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पे सुर्खियों में छाई थी, क्योंकि वो लोग किसी पॉलिटिशियन के बेटे थे। उस पॉलिटिशियन की भी हिम्मत नहीं हुई थी वो इस होटल की ओनर से पंगा ले सके। लेकिन ये चीजें होटल के स्टाफ के ऊपर भी लागू थी। अगर वो किसी कस्टमर के साथ रूड बिहेव करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उन्हें भी जॉब से निकल दिया जाता है और ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। इसलिए लोग इस होटल को ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ पे किसी के स्टेटस की नहीं बल्कि उनके बिहेवियर का रिस्पेक्ट किया जाता था, उनके नेचर का वेलकम होता था, जिस वजह से इस होटल ने लगभग 2.5 साल में ही इस होटल ने राठौड़ होटल को भी पीछे छोड़ गया था। इसलिए जब उन्हें पता चला कि ये होटल की बॉस एक 18 साल की लड़की, तो किसी को भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था। वही शिवानी और मोहित तो अपनी जगह पे जम चुके थे। उन्हें नहीं पता था नित्य ने अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के पीछे इतना बड़ा राज छुपा के रखा था। अचानक ही कुछ सोचकर शिवानी की आंखों में एक गहरी चमक आ गई। उसने अपनी नज़र पलट के उस तरफ देखा जहाँ पे नित्य गई थी, लेकिन फिर अचानक ही उसको अपने हाथ में एक दर्द महसूस हुआ, जिससे वो अपने होश में आई। गार्ड्स ने दोनों को होटल के बाहर फेंक दिया था, जिस वजह से शिवानी को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और वो बेहोश हो गई थी, क्योंकि नित्य के ऑर्डर पे गार्ड्स ने उसके टूटे हुए हाथ पे बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिए थे, जिस वजह से शिवानी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा, जो उसके सहन से ज्यादा था। वही आज उसकी जितनी इंसल्ट हुई थी न, वो उसे भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था वो अभी इसी वक्त नित्य को इस होटल के टेरेस से धक्का देकर मार दे। ये सब सोचते हुए वो पूरी बेहोश हो चुकी थी। वही जब मोहित ने उसकी ऐसी हालत देखी तो उसके दर्द हुआ। आखिर वो उससे प्यार करता था, इसलिए वो अपनी बेइज्जती भूलकर शिवानी को अपनी गोद में उठा लेता है और उसको लेकर जल्दी से अपनी कार में चला जाता है। उन लोगों के जाते ही नित्य भी होटल से घर की तरफ निकल जाती है। वो अभी आधे रास्ते में ही थी कि तभी उसको किसी का कॉल आया। उसने जल्दी से कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से मोक्ष की आवाज आई, नेहा तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूँ। उसकी बात सुन नित्य बोली, मोक्ष में ऑफिस में नहीं है, कुछ काम आ गया था इसलिए मैं वह से जल्दी निकल गई थी। मैं तुम्हें कल सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। उसकी बात सुन मोक्ष ने बात आगे नहीं बढ़ाया था। उसको नित्य की वॉइस बहुत ज्यादा डल और लो सुनाई दे रही थी। उसको ऐसा लग रही जैसे नित्य बहुत रोई हो। उसकी आवाज उसको सही नहीं लग रही थी। वो थोड़ा परेशान होकर कर फोन पे अपनी पकड़ कसते हुए नित्य से बोला, नेहा क्या हुआ? तुम इतनी लो साउंड क्यों कर रही? देखो कुछ हुआ है क्या? तुम परेशान हो? उसकी बात में नित्य को अपने लिए फिक्र और परेशानी जो वो उसके लिए कर रहा था, जिसे महसूस कर नित्य को अपने सामने सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा था। उसने जो अपने आसपास एक दीवार खड़ी की थी, वो आज उसको मोक्ष की बात से टूटी हुई महसूस हो रही। नित्य के दिमाग में बार बार उसके पिछले जन्म को यादें घूम रही थी। जब उसको पता चला कि सत्यम एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है, तो वो टूट चुकी थी। उस वक्त भी बेदी परिवार ने उसको सत्यम की बॉडी भी देखने नहीं दिया था। उसने अपने सबसे बड़े सहारे को खो दिया था। सत्यम सिर्फ उसका भाई नहीं, उसका माँ बाप सब था। जब कोई अपना सबसे ज्यादा प्यार केयर करने वाला इंसान, जिसके साथ हम बहुत खुश और खुद को लक्की मानते हैं, जब वो इंसान हमसे दूर चला जाए या फिर उसको एक छोटी सी खरोच भी आए, तो दिल ऐसे तड़पता जैसे ये आखिर सांस हो। उस वक्त नित्य के साथ भी ये हो रहा था। वो स्नेहा की चाल में फांसती चली गई थी और इसी बीच वो अपने भाई को खो बैठी थी और उसकी मौत का बदल भी नहीं ले सकी। उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी छा गई थी, लेकिन फिर उसने अपने आंखों को जल्दी जल्दी झपका के खुद को कंट्रोल की। उसके अंदर एक बार फिर से बदले की भावना आ चुकी, जो वो स्नेहा और शिवानी से लेगी। लेकिन जब से पहले बारी शिवानी और वेदी परिवार की होगी, फिर स्नेहा की, ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में एक आग जल उठी थी। वो अभी अपनी सोच में हज थी कि तभी मोक्ष ने कॉल से नित्य को आवाज लगी, जिसे सुन नित्य ने अपनी आवाज को नॉर्मल करते हुए बोली, हाँ सब कुछ ठीक है, मैं तुमसे कल बात करती हुई, अभी मैं बहुत थक गई और साथ में ड्राइव भी। उसकी बात सुन मोक्ष ने आगे कुछ नहीं कहा। उसको पता चल चुका आज कुछ तो ऐसा हुआ जिसे नित्य ठीक तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो उसको ज्यादा परेशान न करते हुए बोला, ठीक है घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। उसकी बात सुन नित्य ने ओप में आंसर दिया और फोन रख दी।
कुछ टाइम बाद उसने अपनी कार को एक खाली ग्राउंड में पार्क किया और एक स्पीड के साथ वो अपनी कार को राउंड में घूमने लगी। पूरी जगह में वहां की मिट्टी उड़ रही थी। वो लगभग 5 मिनट तक अपनी कार को वैसे ही राउंड में घुमाई और फिर कार को रोक बाहर आ गई और कार की बोनट पे बैठ गई। वो अभी अपनी आसमान की तरफ देखने लगी, तभी एक बार फिर से उसका फोन बजा। उसने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस किंग आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें वो जमीन चाहिए जिसे आप। वो आगे बोलते बोलते चुप हो गया। वही नित्य की आंखें सर्द हो गई। उसने उस आदमी को ऑर्डर देते हुए बोली, उन्हें बोल दो मैं उस लैंड को सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसकी बात सुन सामने वाले ने जवाब दिया, बॉस आप जानती हैं न किंग कितना खतरनाक है, वो आपसे सामने से मिलना चाहता है। ठीक है, कल रात का टाइम फिक्स कर दो। ओके बॉस। कुछ देर उस जगह पे रुकने के बाद नित्य अपनी कार में बैठ वहां से निकल जाती है। लगभग 1 घंटे बाद उसकी कार सिंघानिया पैलेस में आके रुकी। नित्य जैसे ही अपनी कार से बाहर आई उसको किसी की जलती हुई नज़र अपने ऊपर महसूस हुई, जिसका पीछा करते हुए उसकी नज़र बालकनी में चली गई जहां पे इस वक्त स्नेहा खड़ी थी जो उसको ही देख रही थी। उसकी आंखों में नित्य के लिए नफरत दिखाई दे रहा था। नित्य उसको देख ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वो कुछ हो ही न। फिर वो घर में चली गई। वही स्नेहा के दिमाग में कुछ आया और उसने अपने फोन से किसी को कुछ मैसेज कर एक डेविल स्माइल अपने होठों पे लिए अंदर आ गई। काफी रात हो चुकी थी। आज नित्य को घर आने में बहुत लेट हो गया। उसने समय देख जहां पे इस वक्त रात के 11:30 हो चुके, जिसे देख उसको थोड़ी मायूसी हुई क्योंकि उसे लग रहा था अब तक सब लोग सो चुके होंगे, जिस वजह से उसको अकेले डिनर करना पड़ेगा। उसको कुछ दिन में ही अपने परिवार के डिनर करने की आदत हो गई थी। जब से वो इस घर में आई थी उसने कभी भी अकेले बैठ के खाना नहीं खाया था, जिस वजह से उसको आदत हो गई थी। वो जैसे ही अंदर लिविंग हॉल आई उसकी उम्मीद से अलग उसके मॉम डैड और आर्यन सोफे पे बैठे हुए थे। आशीष आज सुबह ही अपने काम से कुछ समय के लिए आउट ऑफ टाउन था। उसकी डील ब्लू पैराडाइज से ही चुकी थी, जिस कारण उसका ड्रीम प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका था जिसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहा था। इसलिए वो कुछ दिन आउट ऑफ टाउन ही रहने वाला था। नित्य ने जब अपने पेरेंट को जागते हुए देखा तो वो उनके पास चली गई। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। वो उनके पास आते हुए बोली, मॉम डैड आप दोनों अभी तक सोए नहीं, क्या आप लोग को कोई परेशानी है? उसकी बात सुन ऋषभ जी उसके सर पे हाथ रखते हुए बोले, नहीं बेटा, भला हमें कौन सी परेशानी होगी, वो बस आज तुम्हें आने में लेट हो गया इसलिए हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। उनकी बात सुन नित्य को रियलाइज हुआ कि आज वो पूरा दिन अपने काम में बिजी थी। उसके बाद सत्यम के लिए हॉस्पिटल, उसके गुनाहगार, इन सब चीजों में उसका दिन कब भर गया उसको पता ही नहीं चल। जिस वजह से उसने अपने मॉम डैड को भी इस बारे में नहीं बताया था। उसको अब थोड़ा गिल्टी फील होने लगा था। उसने राधिका जी और ऋषभ की तरफ देख बोली, सॉरी डैड, सॉरी मॉम, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना भूल गई थी। फिर वो आर्यन की तरफ देखने लगी। वहीं नित्य की नज़र को खुद पे महसूस करके आर्यन बोला, मैं तुम्हारा दूसरा नंबर वाला भाई आर्यन हूँ। उसकी बात सुन नित्य ने अपना सर हिला दिया। फिर वो उसकी तरफ देख बोली, थैंक यू, बोल दी। उसके थैंक यू को सुन आर्यन के चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है, वो मेरा फर्ज था। उसकी बात सुन राधिका जी और ऋषभ जी ने एक दूसरे की तरफ देख फिर वो आर्यन की तरफ देख बोले, आर्यन क्या तुम नित्य से पहले मिल चुके हो? उनकी बात सुन आर्यन बोला, हाँ मॉम। फिर वो अपनी बात को आगे करते हुए बोला, एक्चुअली आज सुबह जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तभी उसी रास्ते में। फ्लैशबैक, आज दोपहर में ही आर्यन की प्राइवेट प्लेन एयरपोर्ट पे लैंड हुई थी। आर्यन के साथ उसके कुछ बॉडीगार्ड भी बाहर आए थे। आर्यन वर्ल्ड से टॉप डॉक्टर की नंबर 2 पे आता था, साथ उसका बिजनेस भी वर्ल्ड के टॉप 5 में आता था, जिस वजह से उसके बहुत से रिवाइवल थे। ना जाने कितनी बार ही आर्यन पे हमला होता था, इसलिए आर्यन के साथ हमेशा ही बॉडीगार्ड की एक होती थी जिसे खुद रक्षित ने अपॉइंट किया था। आर्यन अपने कार में बैठा लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। वही आर्यांशी उसके बगल में बैठी विंडो से बाहर देख रही थी। अचानक ही उसके कान में एक पुलिस की सायरन की आवाज गई। उसने उस तरफ देख जहां पे एक आदमी जमीन पे पड़ा हुआ था। उसके सामने कुछ लोग हाथ में गन लिए उसके ऊपर पॉइंट किए खड़े थे। ये देख आर्यांशी जल्दी से बोली, ड्राइवर जल्दी से गाड़ी रोको। उसकी बात सुन ड्राइवर ने झटके से कार रोक दी, जिस वजह आर्यन जो कि लैपटॉप में काम कर रहा था उसके हाथ से लैपटॉप गिरते गिरते बचा। ये सब कुछ बहुत जल्दी और अचानक से हुआ था। उसने गुस्से से आर्यांशी की तरफ देख, लेकिन उसे पहले ही आर्यांशी बोली, बॉस वहां पे कुछ लोग किसी को मार रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उसकी बात सुन अब आर्यन ने भी उस तरफ देखा। उसने भी वो आदमी थोड़े जल्दी में लग रहा थे। वही सबसे आगे खड़े आदमी के हाथ में गन था। ये देख
वही ऐसे अचानक से अपने बॉस की कार को रुकते देख गार्ड्स भी अलर्ट हो गए। वो जल्दी से अपने कार से बाहर आए और आर्यन की कार की तरफ बढ़ गए। तभी आर्यन अपने गार्ड्स के हेड को ऑर्डर देते हुए बोला, प्रिंस जाओ और उन लोग से उस आदमी को बचाकर ले आओ। एक बात याद रही, उसको कुछ होना नहीं चाहिए। उसकी बात सुन प्रिंस, जो कि एक शार्प शूटर था, उसके साथ वो फाइटिंग स्किल में बहुत अच्छा था, उसने जल्दी से अपना सर हिला दिया। उसके बाद वो अपने साथ आए गार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगा। वही वो लोग अभी सत्यम को शूट करने वाले थे। सत्यम आधी बेहोशी में चला गया था, उसको बस अपने पास कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। उसने हल्के से अपने सामने खड़े लोगों को देखा और बड़ी ही चालाकी से अपने हाथ में पहनी वॉच का बटन प्रेस कर दिया। इसी के साथ वहाँ एक काउंट डाउन शुरू हो गई, जिससे वो सभी आदमी डर गए क्योंकि ये काउंट डाउन सत्यम के कार में हो रही थी। वही उन गुंडों की टोली को ऐसा लग रहा था जैसे कार में बॉम्ब है, जिसे समझ आगे वह गुंडे ने सत्यम पे फायर करना चाहा, लेकिन उसे पहले ही प्रिंस, जो कि खुद भी इस काउंटडाउन से डरा हुआ था, उसने जल्दी से उस आगे वाले गुंडे के हाथ पे फायर कर दिया और सत्यम के पास चला गया और उसको उठा सीधा अपनी कार गए। वही वो गुंडे अपने आसपास इतने सारे लोगों को देख गए थे, इसलिए उन लोगों ने वह से भागना ही बेहतर थे। अब तक काउंटडाउन 3 पे पहुंच गया था। सभी गार्ड्स और प्रिंस सत्यम को लेकर वहां से भागने लगे। 3, 2, 1 काउंट होते ही सभी गार्ड्स और प्रिंस नीचे बैठ गए। वही आर्यन और आर्यांशी ने अपना काम पे हाथ रख लिया, लेकिन वह कुछ ब्लास्ट करने की कुछ पटके और बलून के साथ वहां एक बर्थडे सॉन्ग बजने लगा। सब लोग हैरानी से उस कार की तरफ देख रहे थे। किसी को इस चीज की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जल्दी ही वो अपनी सोच से बाहर आए और सत्यम को लेकर अपनी कार में चला गया। फ्लैशबैक एंड आर्यन की पूरी बात सुन के बाद राधिका जी और ऋषभ जी हैरान थे। वही उन्होंने नित्य की तरफ देख और बोले, बेटा क्या तुम उस लड़के को जानती हो? उनकी बात सुन नित्य अपना हाँ में हिला देती और बोली, वो मेरे सत्यम भाई थे। बेदी परिवार में अगर दादाजी के बाद किसी ने मुझे प्यार दिया, किसी ने अगर फैमिली की कमी पूरी, तो वो सत्यम भाई, जो हमेशा से मेरी ढाल बनके मेरे सामने खड़े थे और बुरे लोगों से बचाते थे। और उनकी ऐसी हालत हो गई कि मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। उसकी बात सुन राधिका जी आंखें नम हो गई। तभी ऋषभ जी बोले, अब उसकी कंडीशन कैसी है? उनकी बात सुन नित्य बोली, डैड अभी कुछ कह नहीं सकते हैं जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता, क्योंकि उन गुंडों ने भाई को बहुत बुरी तरीके से मारा है। उनके सर में बहुत ज्यादा चोट लगी है। अगर उन्हें जल्द सुबह तक होश नहीं आया तो वो शायद कोमा में भी जा सकते हैं। ये सब बात बोलते हुए उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी आर्यन बोला, प्रिंसेस अगर तुम चाहो मैं उन लोगों को एक अच्छी सजा दे सकता हूँ, आखिर उन्होंने तुम्हारे आंखों में आंसू जो आए। उसकी बात नित्या बिना किसी भाव के बोली, नहीं भाई, जिसने भी सत्यम भाई के साथ ये किया है उसको सजा देने का हक सिर्फ भाई का ही। आखिर उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर आज उनकी जो भी हालत, उसके पीछे उनकी सगी बहन का हाथ है। जैसे ही नित्य ने ये कहा सब लोग हैरान होकर उसको देखने लगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है प्रिंसेस? हाँ भाई, आप ठीक समझ रहे हैं, इन सब के पीछे बेदी परिवार के बेटी शिवानी बेदी परिवार का हाथ। उसने ही सत्यम भाई पे हमला करवाया था ताकि उनकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा सके। राधिका जी ने जब ये सुन तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने थोड़ा गुस्से से कहा, आखिर एक बहन कैसे अपने ही भाई के साथ ऐसा कर सकती है? क्या उसका दिल नहीं कपा? ऐसा कुछ सोचते हुए भी उनकी बात सुन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी आर्यन ने नित्य की तर्ज देखते हुए बोला, प्रिंसेस जाओ और फ्रेश हो जाओ, उसके बाद डिनर करते हैं, तुम भी बहुत थक गई होगी ना। आर्यन की बात सुन नित्य अपने कमरे की तरफ चली गई। वही सभी लोग नीचे बैठे बात करने लगे। तभी आर्यन बोला, मॉम, भले ही नित्य ने बेदी परिवार को कुछ नहीं करने बोली है, लेकिन मैं तो उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आज मैंने मेरी प्रिंसेस की आंखों में आंसू देखा, उसके हाथ कपट हुए देखा था। मॉम, उस वक्त मैंने जो उसकी हालत देखी थी ना, अगर सत्यम को कुछ भी होता तो वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगर मॉम नित्य हॉस्पिटल आके खुद सत्यम को ट्रीट नहीं करती तो शायद आज वो जिंदा नहीं होता। जैसे ही उसने ये कहा उसको कुछ याद आया और अपने पेरेंट्स से सवाल करते हुए बोला, मॉम डैड, क्या नित्य डॉक्टर हैं? उसके बाद सुन राधिका जी अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ वो डॉक्टर नहीं है, दुनिया की नंबर 1 डॉक्टर। उनकी बात सुन आर्यन हैरान हो गया। जब आशीष ने उसको बताया था कि नित्य ने उसके दादा की सर्जरी की है तो उसने सोचा कि आशीष मजाक कर रहा, आखिर उसकी बहन अभी सिर्फ 18 साल की थी। लेकिन अब पेरेंट के मुंह से ये सुन उसकी आंखें बड़ी है गई। क्या इसका मतलब ये नहीं है उसकी बहन वो ही इंसान है जिसे वो आज तक एडमायर कर रहा था? कुछ देर में नित्य फ्रेश होकर नीचे आ जाती है। उसके बाद सब लोग डिनर करने लगे। नित्य भी मुस्कुरा के अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। वही कभी ऋषभ जी, कभी राधिका जी, तो कभी आर्यन नित्य को खाना सर्वे कर रहे थे। वही नित्य भी सभी को खाना बारी बारी खाना सर्वे कर रही थी। इस वक्त वहाँ का माहौल बहुत ही खुशी से भरा हुआ
वही स्नेहा अपने रूम के बाहर रेलिंग पकड़े ये सब देख रही थी। वो अपने आप से बोली, जितनी खुशी मानना है, जितनी खुशी से रहना है रह लो, बहुत जल्दी इस सिंघानिया परिवार के एक एक इंसान को ऐसे बर्बाद करूंगी कि तुम लोगों के पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। सबसे पहली शुरुआत तुम्हारी प्यारी बेटी से होगी। इसके साथ ही उसने अपने फोन पे कुछ देख अपने कमरे से बाहर चली गई और बालकनी से खुदकर बाहर निकल गई और फिर से उस जगह आ गई जिसे रक्षित ने जाने से पहले रिपेयर करवाया था। वो वहां मौजूद पेड़ के पीछे चली गई और कुछ झाड़ रखे हुए उसने जल्दी से उस झाड़ को हाथ दिया। उसके हटे ही स्नेहा ने अपने फोन के लाइट को ऑन किया और वहां देखने लगी। उसको एक दरवाजा दिखाई दिया जो कि पूरे काले रंग और हरे रंग का, जिसे वजह किसी का भी नजर उस पे नहीं जाता और अंधेरे में तो दिखाई भी नहीं देता है। उसने एक नज़र इधर उधर देख फिर अपने फोन से एक बटन प्रेस कर दिया जिसके साथ वहां एक हल्की आवाज आई और वो दरवाजा खुल गया। स्नेहा जल्दी से उस दरवाजे को पूरा खोल अंदर चली गई। कुछ टाइम बाद वो सिंघानिया पैलेस के थोड़ी दूर पे वो रास्ता खुला। उसके बाद वो वहां से एक ब्लैक स्पोर्ट्स कार में निकल गई। दूसरी तरह शिवानी कब से उस आदमी को फोन लगाने की कोशिश कर रही जिसे उसने सत्यम को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन उस इंसान का फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आया जिसने लिखा था, तुम्हारे भाई साफे हैं, किसी ने उसको बचा लिया है और मेरे आदमी पकड़े गए, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही उसने ये मैसेज पढ़ा उसके माथे पे पसीना उभर आया। वो फ़ोन को ज़मीन पे पटक दिया और गुस्से से बोली, ये कैसे हो सकता, वो बच कैसे गया। तभी किसी ने उसके डोर पे जल्दी से नॉक किया जिसे सुन वो और गुस्सा हो गई। उसने जल्दी से अपना रूम का डोर ओपन किया। वो अभी कुछ बोलने वाली ही थी कि तभी सलोनी जी ने शिवानी को गले लग ली और बोली, बेटा हमारी कंपनी फिर से स्टेबल हो गई है। उनकी बात सुन शिवानी पहले तो हैरान हुई लेकिन फिर खुश हो गई। राठौड़ पैलेस में इस वक्त सभी लोग सोफे पे बैठे हुए थे शिवाय मोक्ष को छोड़। वही मयंक आज बार बार छुप छुप कि नैना को देख रहा। जब से उसने नैना से वो सब कहा था तब से वो बात करना तो दूर, वो उसे देख भी नहीं रही थी, जो कि मयंक को खटक रहा। जा उसको वो पल याद आ रहे जब नैना उसके साथ मस्ती करती थी, उसको कुछ भी बोल देती थी, उसको परेशान करती थी और उसको ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे वो दुनिया में एग्जिट ही नहीं करता है। जिस वजह उसका ध्यान अब सिर्फ नैना पे था। वो अभी अपनी सोच में गुम था कि उसका ध्यान अपने हाथ में पकड़ी फाइल पे कम और नैना पे ज्यादा था, जो कि रोशनी से बैठकर बात कर खिला खिलकर हंस रही थी। अब तो मयंक रोशनी से भी नहीं डर रहा था, जिसे रोशनी बखूबी समझ रही थी। उसके होठों पे एक एविल स्माइल आ गई और वो मयंक की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ मयूर, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या मैं बहुत ही सुंदर दिख रही हूँ। उसके सवाल पे मयंक हड़बड़ा गया लेकिन फिर जल्दी ही खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, क्या बात कर रही हो तुम, भला मैं तुम्हें क्यों देखूंगा, मैं तो फाइल चेक कर रहा हूँ। उसकी बात सुन रोशन ने अपनी एक आईब्रो को ऊपर किया और बोली, अच्छा जरा तुम मुझे बताओगे कि तुमने कब से उल्टी फाइल पढ़नी स्टार्ट कर दी है। उसकी बात सुन अब सबकी नज़र मयंक के हाथ में पकड़ी फाइल पे गया जो कि उसने उल्टी पकड़ रखी है, जिसे देख सब लोग हंस पड़े। वही मयंक हड़बड़ा गया, उसको उम्मीद नहीं थी उसने ऐसी कोई बेवकूफ़ी कर दी है जिस वजह से उसके हाथ फाइल नीचे गिर गई। वही सब लोग हंस दिए। मयंक की नज़र एक बार फिर से नैना पे चली गई जो कि उसकी तरफ देख की जगह अपने फ़ोन पे किसी से चैट करने लगी। तभी वह मोक्ष आ, जिसे देख मयंक अपनी जगह से खड़ा हो गया। फिर एक नज़र नैना को देख वो मोक्ष के पीछे पीछे घर से बाहर जाने लगा। तभी पूरे लिविंग हॉल में एक आवाज़ आई, स्वागत नहीं करोगे हमरा। इस आवाज़ को सुन सभी की नज़र एंट्रेंस की तरफ चला गया जहां से एक लड़का बड़े ही स्वैग से अंदर आ रहा था। ब्लैक शॉर्ट, ब्लैक पेंट, 5'9" हाइट, गोरा रंग, आंखों पे ब्लैक गोगल लगाए। वो लड़का किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। वही उस लड़के को देख मयंक ने मोक्ष को देख, क्योंकि वो उस लड़के को नहीं जानता था। तभी वो लड़का आके मोक्ष के गले लगते हुए बोला, कैसे हो यार। उसकी बात सुन मोक्ष ने भी उसको गले से लगा लिया और बोला, मैं ठीक हूँ तेजस, तुम बताओ। उसकी बात सुन तेज मुस्करा देता है। उसके बाद वो उससे अलग हो जाता है, लेकिन उस अलग होते ही एक तेज हवा का झोंका आकर तेजस के गले लग जाता है। सब लोग आंखें बड़ी किए हैरानी से अपने सामने की तरफ देख रहे थे। वही वो हवा का झोंका कोई और नहीं बल्कि नैना थी। नैना तेजस को गले लगाते हुए बोली, ओह माय गॉड तेज, आप तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। ये बोल वो उसके गाल पे किस कर देती है, वही तेजस भी उसके माथे पे किस कर देता है। मयंक अपनी जलती हुई नज़र से उस लड़के को देख रहा था। वो अपने मन में बोला, आखिर ये इंसान है कौन और नैना इससे इतना क्यों चिपक रही है। वो अभी अपनी सोच में घूम था कि तभी उसके कान में मोक्ष की आवाज़ गई, चलो हमें ऑफिस जाना है। ये बोल वो जाने लगा। तभी नैना उसके पास आते हुए बोली,
भाई मैं आज रोशनी दी और तेज के आने की खुशी हम लोग आज बाहर घूमने जाने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्लब जाने का प्लान भी किया, तो क्या हम। उसकी बात सुन मोक्ष ने उसकी तरफ देख उसके सर पे हाथ रखते हुए बोला, जाओ और एंजॉय करना, लेकिन गार्ड्स भी तुम्हारे साथ तुम्हारी सेफ्टी के लिए जाएंगे। उसकी बात सुन नैना के साथ साथ रोशनी और तेजस भी खुश हो गए, लेकिन वाली बात सुन सबका मुंह बन गया। तभी रोशनी भी नैना के पास आते हुए अपना मुंह बना के बोली, भाई क्या हम भाभी को भी अपने साथ ले जाए? वैसे भी हमने भाभी को अभी तक सिर्फ फोटो में ही देखा है। उसकी बात सुन मोक्ष उसकी तरफ देख बोला, तुम खुद ही अपनी भाभी से पूछ लेना, क्योंकि ये उसकी मर्जी होगी ना, इसमें मैं कुछ भी कर सकता। उसकी बात सुन नैना बोली, हाँ दी भाई, सिर्फ हम पे ही हुक्म चला सकते हैं, क्योंकि भाभी के सामने तो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। उसकी बात मोक्ष नैना को घूरने लगा। वही तेजस और रोशनी हंस पड़े। वही मयंक का कुछ अलग ही सीन था। उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि नैना उस लड़के के साथ आज का पूरा दिन हैंगआउट करने वाली है, लेकिन वो यही तो चाहता था कि नैना उससे दूर रहे। फिर अब उसको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? उसको तेजस को देख ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो अभी उसका खून कर देना चाहता हो। अपनी फीलिंग और इमोशन को कंट्रोल करते हुए वो वहां से निकल गया। मोक्ष जैसे ही अपनी कार में आता तभी मयंक उसको देखते हुए बोला, बॉस क्या आप चाहते मैं तेजस के बारे में इंफॉर्मेशन निकल लूं? उसकी बात सुन मोक्ष अपने लैपटॉप में काम करते हुए ही बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो बचपन ही नैना से प्यार करता है और शायद वो इस साल यहाँ पे उसके लिए हाथ मांगने आया है। मोक्ष ने ये बात जितनी आसानी से कही थी उतना बड़ा पहाड़ मयंक के ऊपर गिरा था। अब देखना ये है कि हमारे मयंक जी इस पहाड़ के नीचे से खुद को कैसे बचाते हैं। दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस में इस वक्त सभी लोग डाइनिंग रूम में बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी ऋषभ जी नित्य की तरफ देखते हुए बोला, नया बच्चा आपका ऑफिस में पहला दिन कैसे रहा? उनकी बात सुन स्नेहा की नज़र भी उसके ऊपर चली गई। जो चीज़ उसकी थी आज उस चीज़ की औकन नित्य बनके बैठी हुई थी। नित्य ने ऋषभ जी के सवाल को सुन अपने ब्रेकफास्ट पे फोकस करते हुए बोली, डैड सब कुछ अच्छा था, बस वो पे कुछ बदलाव करने होंगे जिससे कंपनी की कंडीशन और अच्छी और बेहतर हो जाए। तभी रिद्धि भी अपने ब्रेकफास्ट करते हुए बोली, नित्य मैंने सुना कि तुमने आज उस कंपनी में इंटरव्यू रखे। इनफैक्ट तुमने एक ऐसा इंटरव्यू रखा जो को डिसाइड करेगा कि कौन सा एम्प्लॉई उस कंपनी में अपनी पोस्ट पे बना रह सकता है या नहीं। उसकी बात सुन नित्य ने एक नज़र उसको देख फिर स्नेहा को उसके होठों पे एक डेविल स्माइल आ गई, जिसे उसने जल्दी ही छुपते हुए बोली, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। कल मैंने कंपनी के नाम के साथ साथ पूरी एम्प्लॉय को भी बदलने का डिसीजन लिया है, क्योंकि मुझे मेहनत करने वाले लोग पसंद, ना कि दूसरे की मेहनत पे हाथ मारने वाले। उसकी बात सुन सब लोग को उसकी बात सही लगी, लेकिन ये बात स्नेहा को कहाँ हजम होने वाली थी, इसलिए वो अपने चेहरे पे झूठी स्माइल लिए इनोसेंट होने का नाटक करते हुए बोली, लेकिन फिर भी नित्य ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब एक साथ इतने सारे लोगों को फायर करना, तुम्हें उनपे थोड़ी दया करनी चाहिए। आखिर कुछ भी क्यों न हो, एक साथ इतने सारे को निकलने से बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। उसकी बात सुन नित्य उसकी तरह देख बोली, अच्छा मैं उन पे दया करूं ताकि कंपनी आगे बढ़ने की जगह पीछे चली जाए, क्यों है ना? उसके बाद से सब लोग सहमत हो गए। तभी आर्यन स्नेहा की तरफ देख उसको समझने भरे लहजे में बोला, स्नेहा हर फिल्म में हमें ऐसे थोड़ा रूटलेज होना ही चाहिए। तुम बहुत काइंड और इनोसेंट हो, इसलिए तुम्हें बिजनेस वर्ल्ड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बिजनेस जितना आसान लोगों को दिखता है उतना होता नहीं है। हमें बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा क्रूर होना चाहिए। आर्यन की बात सुन स्नेहा की आंखों में नफरत उतर आई, जिसे छुपाने के लिए उसने अपनी नज़र को नीचे कर लिया और बोली, भाई फिर तो आपको मुझे भी बिजनेस सीखना चाहिए न। उसकी बात में नफरत साफ झलक रही थी, जिसे सिर्फ नित्य ने महसूस किया। उसने उसकी तरफ देख उसके चेहरे का एक्सप्रेशन भले ही उसने नहीं देखे थे, लेकिन उसके हाथ की कसी हुई मुट्ठी को देख वो समझ गई थी उसने अपने नफरत को छुपाने की कोशिश कर रही है। आर्यन स्नेहा की बात सुन उसके सर पे हाथ रख सहलाते हुए बोला, बच्चा मैं नहीं चाहत कि तुम किसी भी तरीके का लोड लो, तुम्हारी मासूमियत कभी भी खत्म हो, इसलिए तुम्हें बिजनेस वर्ल्ड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ही स्वीट इनोसेंट और काइंड हो। लोग तुम्हारे इस नेचर का फायदा उठा सकते हैं। आर्यन ने ये बात उसको बहुत ही प्यार से कही थी। भले नित्य उसकी सगी बहन थी, लेकिन वो इस बात को जुठला नहीं सकता था कि उसने स्नेहा को भी उसने बचपन से अपनी सगी बहन की तरह माना था। आर्यन के नित्य और स्नेहा दोनों ही इक्वल थे, इस बात से बेखबर जिसे उसने इतने प्यार और लाड से संभाला है, वही इंसान उनकी बर्बादी का सपना सजा के बैठी हुई है।
अभी आर्यन स्नेहा को समझा ही रहा था, वही स्नेहा ने जब आर्यन के प्यार भरे टच को अपने सर पे महसूस कर उसने नित्य को देखा, क्योंकि उसको लगा कि आर्यन का उसको इस तरह प्यार करने से नित्य को जलन होगी। लेकिन उसके सोच के उलट नित्य अपना खाना खा रही थी और बीच बीच में वो राधिका जी और ऋषभ जी को भी सर्व कर रही। जब आर्यन उसको ही सर्व कर रहा था तो कभी स्नेहा अभी अपने सोच में घूम थी कि तभी उसके कान में नित्य के मोबाइल का रिंगटोन बजा, जिसे वो अपने होश में आए वही नित्य की बोहे सिकुड़ गई। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसको इतने गलत समय पे कॉल करे, लेकिन जब उसने कॉलर आई देख तो वो शांत हो गई। उसने फोन हाथ में लेकर वहां से जाने लगी, तभी आर्यन बोला, प्रिंसेस तुम यही बात कर लो। उसकी बात सुन नित्य ने अपना सर हिला दिया और कॉल पिक कर स्पीकर पे कर अपने ब्रेकफास्ट करने लगी। दूसरी तरफ से नैना की एक्साइटेड भरी आवाज आई, भाभी आप कैसी हैं? उसकी बात सुन नित्य के होठों पे एक प्यारी स्माइल आ गई। उसने उसी तरफ जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? भाभी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एक्चुअली मैं आपको कॉल इसलिए लिया है क्योंकि आज मैंने और रोशनी दी ने बहुत घूमने और मस्ती करने का प्लान किया है, तो आप भी आ जाए, बहुत मजे करेंगे। उसके बाद रात को क्लब जाएंगे। उसकी बात सुन नित्य बोली, नैना मैं तुम लोगों से साथ घूमने तो नहीं जा सकती क्योंकि मुझे कुछ काम है, लेकिन मैं शाम को क्लब जरूर जाऊंगी, तो मुझे उसका लोकेशन सेंड कर देना। उसके पहले वाली बात सुन नैना पहले तो उदास हो गई, लेकिन बाद की बात सुन वो खुश हो गई और चहकते हुए बोली, ठीक है भाभी, हम आपका क्लब में वेट करेंगे। वैसे भी भाई में हमारे पीछे अपने गार्ड्स की टोली को लगा रखा है। उसकी बात सुन नित्य बोली, ये तो अच्छी बात है न, उन्होंने थारी चिंता जो होती है उसको। बात सुन नैना दूसरी तरफ से मुंह बनाते हुए बोली, भाभी मैं आपकी प्यारी क्यूट नंद हूं न, फिर आप अभी से ही अपने फर्चू हस्बैंड के साइड क्यों ले रही हो? आपको पहले मेरा साइड लेना चाहिए न। उसकी आट सुन नित्य मुस्कुरा देती है। उसकी बात सुन सब मुस्कुरा दिए। नित्य भी अब उसे बात करने लगी और रेडी होने लगी, क्योंकि नैना बात बहुत करती थी। ऐसे ही बात करते करते वो वहां से निकल जाती है क्योंकि उसको ऑफिस भी जाना था। उसके जाते ही स्नेहा भी अपने कमरे में चली गई और एक एविल स्माइल करते हुए बोली, अब देखो तुम्हारे से साथ क्या होता, कर लो जितना थे राज करना है, लेकिन बहुत जल्दी तुम किसी को मुंह नहीं दिखने वाली हो। टू बी कंटिन्यूड।